Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एकदम आवाज में कोई दिक्कत हेलो। नहीं? ठीक है। और क्लास स्टार्ट होने से पहले पीछे के सारे एप्स हटा लो, फिर कहोगे कि सर आवाज नहीं आ रही, बीच में कहीं बोर्ड ब्लर हो रहा है। ठीक है, चलो बाकी बच्चों का इंतजार कर लेते हैं। सर हाँ बच्चों बोलो। आवाज आ रही है क्या क्या बोल रहे हो कुछ वहां? सर, आवाज कम आ रही है। मेरी आवाज सभी को कम आ रही है या सिर्फ शिव कुमार को कम आ रही है? हाँ नहीं सर। नहीं सर नहीं आ रही। मतलब सभी को कम आ रही है? नहीं आ रही है सर, आ रही है। बच्चे शिव सबको आ रही है, सिर्फ आपको नहीं आ रही है। ठीक है, इसका मतलब आपका नेट स्लो है। आवाज तो कम आ रही है, क्या करें? बच्चे वो नेट स्लो है इसलिए तो कह रहा हूँ आवाज कम आ रही है। पीछे के सारे ऐप को रिफ्रेश कर लो, हटा दो बैकग्राउंड में जो चल रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छा ये बताओ, कल हम लोगों ने क्या करा था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में पढ़ा था कि इनका आवेश क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, E बटे M का अनुपात क्या होता है, Q बटा M। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हेलो सर, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। मुझे आ रही है शिव कुमार आपकी आवाज। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही सर। मुझे आ रही है आपकी आवाज और बाकी बच्चों को भी मेरी आवाज आ रही है। आपके यहाँ से प्रॉब्लम है, एक बार मीटिंग को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लो। ठीक है सर, ओके, मैं ठीक है, करता हूँ दोबारा। हाँ मैं भी रुका हुआ हूँ, कोई नहीं, ज्वाइन करो आप। जल्दी आना लेकिन 1-2 मिनट के अंदर। अरे गई नहीं अभी तक, आप दिखा रहे हो स्क्रीन पे, जल्दी हो क्या हो। ठीक है, चलो बाकी स्टार्ट करते हैं। देखो थोड़ा बहुत हम स्टार्ट क्या करना है हमें। शिव कुमार कुशवाहा, बच्चे 2-2 आईडी से आए हो? अच्छा ठीक है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इस चैप्टर नहीं आ रही है। हाँ, आज हम इस चैप्टर का शुभारंभ करेंगे। शिव कुमार आप 2-2 आईडी से आए हो क्या? हाँ सर। मैं कह रहा हूँ 2-2 आईडी से आए हो क्या? 2-2 नाम से हो रहे हैं शिव कुमार के नाम से। चलो चलो, एक आईडी चली गई। बच्चे आपके नेट में प्रॉब्लम है, ठीक है? नहीं सही है सर, अब सही है। सही है। और हाँ सर। ये मेरा काम नहीं है, बट मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ कि अगर आपके आसपास जो वायर वाला वाईफाई लगता है तो उसे लगवा सकते हो। ज्यादा सस्ता नहीं होता, 30 ज्यादा महंगा नहीं होता, 30 Mbps की स्पीड देता है, करीबन 480 रुपए के आसपास पड़ता है। 480 से 500 रुपए, मतलब मोबाइल के रिचार्ज के बराबर पड़ता है और अनलिमिटेड नेट होता है। तो आपकी जितनी भी क्लास होती है आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये एक ऑप्शन है, आप कंसिडर कर सकते हो। बस मैं इतना ही बता सकता हूँ इसमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर तो क्या स्टार्ट करना है हमें? स्टार्ट करना है चैप्टर हमारा खोज से। सबसे पहले खोज होगी तभी तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले खोज में मैंने एक चालू करवा दिया था टॉपिक। कौन सा टॉपिक चालू करवा दिया था मैंने? नाम बता दो जल्दी से। कैथोड कितने चालू करवा दिए थे मैंने? कैथोड रेज। और ये जो अगर मैं इंग्लिश में वर्ड लिख देता हूँ और किसी को समझ नहीं आता है तो प्लीज पूछ लेना उसी मोमेंट पे, उसी क्षण पूछ लेना है, उस क्षण को नहीं गवाना है। ठीक है, कैथोड किरणें यानी कि कैथोड रे के बारे में पढ़ा था मैंने। इसके बारे में सब कुछ समझा दिया था कि भाई बैटरी के नेगेटिव वाले हिस्से से कुछ किरणें निकल रही थी, अदृश्य किरणें, जो पॉजिटिव वाले हिस्से में जा रही थी। तो दोबारा बना लेते हैं हम लोग ताकि कल की बातें दोबारा याद आ जाए, कल की बातें याद आ जाए दोबारा। ठीक
ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम पंप से वैक्यूम बनाया था ताकि प्रेशर कितना हो जाए, लगभग 0.1 mmHg हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी थी जिससे हमें वो प्रतिदीप्ति पता चल जाए। ठीक है, और ये नेगेटिव, ये 10,000 वोल्ट के करीबन है, और ये नेगेटिव हिस्सा है और ये पॉजिटिव हिस्सा है। इसका नाम दिया था हमने कैथोड और इसका नाम दिया था हमने एनोड। ठीक है, वैसे कैथोड और एनोड सब इस बैटरी के हिस्से से नहीं देखा जाता। कैथोड और एनोड सब आपको एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, एक रिएक्शन पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, आप उससे देखोगे, जहां पे आपने सुना होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये वाली रिएक्शन सुनी होगी। हाँ सर। हाँ, तो ये उसी के नाम से आता है, ये बैटरी के नाम से नहीं आता। ठीक है, कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो हमने उस नाम को बस यहाँ पे उठा लिया। तो कोई भी ये मत समझना कि बैटरी का हमेशा नेगेटिव है तो कैथोड लिख दो, नहीं। कैथोड का मतलब होता है आपका रिडक्शन। ठीक है, तो आप देखो ये क्या था, जैसे हमने कनेक्शन चालू करा यहाँ से किरणें निकलना चालू हो गई। ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाली किरणें निकल गई। कैसे पता चला हमें? चलो अब हम लिखना चालू करेंगे कि हम लोगों ने जो जो ऑब्जर्व करा वो देखना चालू करेंगे। गुण, हमें क्या क्या गुण मिले कैथोड रे में, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हमें क्या क्या गुण मिले। ठीक है, और कैथोड रे में आप सब ऊपर हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की खोज करनी थी हम लोगों ने। तो क्या हमने इसका पहला गुण क्या था? मैं बोलता जा रहा हूँ, सिर्फ आपको लिखना है। मैं बोलता जा रहा हूँ, आपको सिर्फ लिखना है। सबसे पहले या तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे समझ के आपको जो बुक मिलती है या बुकलेट मिलती है उससे अच्छी तरीके से नोट्स बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये हम सब ये ज्यादातर बच्चे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं छोटी क्लास में, 10वीं में किसी में कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा दिया जाता है। अगर वो एनटीएससी करने की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो कैथोड रे में हुआ क्या था? एक तो सबसे पहली लाइन थी कि ये बहुत तेज रफ्तार में सीधी लाइन में चलती है। ठीक है, बहुत तेज रफ्तार में सीधी लाइन में चलती है, और अगर इसके सामने जो भी चीज आ जाए वो उसकी परछाई बना लेती है। ये कैसे पता चला हमें? कि आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे एक चक्री टाइप जैसे घुमाते हैं ना फ्रिज, वैसा सा लग गया, बहुत हल्का। तो इसकी परछाई बनी थी, जैसे इसे टकराई तो इससे इसकी परछाई बनी। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 आगे समझ में? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं? ठीक है, और हुआ क्या इसमें कि हम लोग जैसे ही इसमें रखने लगे, जैसे ही मैंने ये रखा तो ये घूमने लगा, जैसे ही ये हमने इसमें रखा तो ये घूमने लगा। तो इससे क्या पता चला मुझे? इससे आपको क्या पता चला? सपोज करो आप साइंटिस्ट हो, आप ये किरणें जा रही हैं और ये पंखुड़ी घूमने लग गई किरणें को टकराते ही, तो आप इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकालोगे? सर उन किरणों का कुछ द्रव्यमान है। बिल्कुल, उन किरणों का कुछ द्रव्यमान है। ठीक है, यानी कि वो दो तरीके की चीज होती है, मैंने आपको समझाया था। एक होते हैं पदार्थ और एक होती है ऊर्जा। ठीक है, एक के अंदर सिर्फ ऊर्जा होती है, कोई उसका द्रव्यमान नहीं होता। जैसे सूर्य की किरणें, ऊर्जा होती है, कोई द्रव्यमान नहीं होता। लेकिन इन किरणों का द्रव्यमान था, इन किरणों का द्रव्यमान था। ओके, पॉइंट नंबर 1 द्रव्यमान था। पॉइंट नंबर 2, जैसे ही इसमें टकराए पंखुड़ी गर्म हो गई, थोड़ी सी टकराने में पंखुड़ी गर्म हो गई। इसका मतलब क्या है? ये जो किरणें बहुत तेजी रफ्तार से जा रही हैं, सर अब कोई चीज तेज रफ्तार से जा रही है, उसके पास द्रव्यमान भी है, तो ऊर्जा कौन सी हुई? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी उसमें होती है। तो ये जो नए बच्चे हैं 11वीं वाले या जो भी कुछ है, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं ये बुकलेट शेयर कर दूंगा, डोंट वरी।
ठीक है, आप लोगों को उसमें से आप नोट्स लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स आप जैसे मर्जी सजा के लिखना चाहो लिख सकते हो, आपकी श्रद्धा है। ठीक है, मेरा काम है कि पॉइंट समझाना और यहाँ पे मेन खास बात लिखवाना ज्यादा, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो सब बच्चों को पता होगी कि सीधी रास्ता में चलती है, मास होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, सब ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही मैंने यहाँ पे चुंबक लगाया, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे चुंबक लगाया, ये जो है रे ऐसे मुड़ गई, ये विचलित हो गई। ठीक है, चुंबक लगाने से विचलित हो गई और बिजली का करंट का यहाँ पे मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया मैंने, तो भी ये विचलित हो गई। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि इन कर्णों में कुछ ना कुछ आवेश है। इस कर्णों में चुंबकीय गुण, हाँ, इन कर्णों में कुछ ना कुछ आवेश है। अब आवेश का पता लगाना है तो आप कैसे करोगे? चलो, आवेश का पता लगाना है तो आप क्या करोगे? अभी देखो करंट मैग्नेटिक चार्ज, ये मैग्नेटिक चुंबकीय शक्ति के कारण नीचे की तरफ मुड़नी है, तो क्यों ना मैं ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूं, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्लेट लगा सकते हैं करंट के कारण, और करंट के कारण आपको पता है यहाँ पे ये पॉजिटिव फील्ड दे दिया, फिर वापस किरणें ऐसे मुड़ने लगेंगी, ऐसे की तरफ, ऊपर की तरफ। तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि इसमें कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, ऋणावेश। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। लिखते रहो ये सारे पॉइंट, और जिसको दिक्कत हो प्लीज बता देना, वरना मैं ढंग से भी लिखवा दूंगा। बड़े बच्चों को स्पेशली ढंग से भी, वैसे नहीं लिखवा रहा हूँ एक शब्द, ठीक है। ऋणावेश इसमें, चलो चार्ज पता चल गया, ये भी पता चल गया काइनेटिक एनर्जी है, मास भी पता चल गया कि इनमें मास है, ठीक है। ये सब नॉर्मल बात है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तब जे थॉमसन ने लाइन लिखी, पहले समझ लो, जब जे थॉमसन ने E बटे M का अनुपात निकाला, या Q बटे M कह सकते हो, Q बटे M का अनुपात निकाला, अब आप साइंटिस्ट हो तो आपने क्या करा, हर बार इस चैम्बर के अंदर ये नली के अंदर, नली 50 सेंटीमीटर के आसपास की होती है, कांच की बनी हुई होती है, नली के अंदर हर बार गैस बदल दी, लेकिन Q बटे M का अनुपात हर गैस के लिए समान आया, कितना आया था? 1/6, 7, 6, 10 की पावर 11 कूलम पर केजी, जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज Q बटे M के बराबर, ठीक है। हर गैस के लिए समान आया, तो उन्होंने ये चीज लिख दी थी यहाँ पे कि आप गैस कोई भी चेंज कर लो, Q बटे M कैथोड रे वाले एक्सपेरिमेंट में समान आएगा, वो गैस पे निर्भर नहीं होती, गैस कुछ भी डाल लो। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? सर फिर से समझाओ ये पॉइंट। क्या बच्चे? ओके सर। किसी ने बोला फिर से समझाना है? यस सर, एक बार फिर से रिपीट कर दो। हाँ बच्चे, बिल्कुल रिपीट करता हूँ। देखो, यहाँ पे इन्होंने हर बार गैस बदल दी, कल हमने Q बटे M निकालना सीखा था, आवेश बटे द्रव्यमान की वैल्यू निकालना सीखी थी, ठीक है। ये करा था हम लोगों ने, याद है सभी को कि नहीं? यस सर, याद है? याद। तो इन्होंने क्या करा, हर बार ना इसके अंदर देखो वैक्यूम पंप से वैक्यूम तो करा, मतलब खाली तो करी नली, लेकिन कुछ ना कुछ तो कण रह ही जाएंगे। तो हर बार इन्होंने एक बार नाइट्रोजन गैस भर दी, एक बार ऑक्सीजन गैस भर दी, एक बार हाइड्रोजन गैस भर दी, कुछ भी गैस भर दी, ठीक है। सबके लिए इन्होंने Q बटे M निकाला एक्सपेरिमेंट से, तब Q बटे M निकाला सबके लिए, तो हर बार समान मिला, और सही तो बात है क्या बच्चे? समान अनुपात मिला सर। हाँ, समान अनुपात मिला। क्यों नहीं मिलता समान अनुपात, बताओ? कोई गैस है, गैस में जैसे ही आप बिजली देते हो ना, जैसे किसी
भी गैस में करंट पास करते हो तो उसका क्या हो जाता है, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है मान लो, ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और उसके अंदर बचा एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, इसे कहते हैं आयनाइजेशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है हमेशा, ठीक है, विद्युत के कारण, बिजली के कारण होता है। अब देखो, अब आपके चैम्बर के अंदर दो चीज है, एक है ये पॉजिटिव वाला और ये है नेगेटिव आवेश वाला। अब बताओ इस वाले हिस्से में, ये जो बैटरी के पॉजिटिव वाले हिस्से में कौन जाएगा तेजी से? ये जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। हाँ सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। क्या कोई कुछ बोल रहा है? क्या बोल रहे बच्चे? ठीक है, हर बार इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब ये पहले बताओ, आपके अंदर, मेरे अंदर, ऑक्सीजन के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं क्या? नो सर, नो नहीं नो सर। सर, नो नो सर। सर। सबके इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो हर बार यस सर। Q/M का अनुपात एक जैसा आएगा। यस सर। ठीक जी है सर। चलो, ठीक है, समझ में आ गया? सर ये वैल्यू कितनी लिखी है? 1/7 से कल लिखवाई थी जो इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए Q/M लिखवाया था मैंने। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है कितना होता है? 1/6 10⁻19। फिर इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9/11 10⁻31 केजी था ये, और ये कूलम था। इसे करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलो आखिरी एक और पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो थॉमसन ने फिर इस फंडामेंटल पार्टिकल का नाम, उससे पता चल गया कि एक तो ये ऋणात्मक चार्ज वाले हैं, ठीक है, ऋणायन है। ऋणायन नहीं बोलेंगे, ऋणायन अलग चीज होती है। अगर कोई जैसे यही ऑक्सीजन है, अगर वो नेगेटिव चार्ज वाला बन जाए तब बोलेंगे इसे ऋणायन। ऋणायन अलग हो गई है, ऋणात्मक आवेश का है, ऋणात्मक आवेश का है, ऋणायन नहीं बोलेंगे, याद रखना, ऋणात्मक आवेश का है। ठीक है, तो उन्होंने, थॉमसन ने इस फंडामेंटल पार्टिकल का नाम क्या दे दिया? थॉमसन ने नाम दे दिया इसका नेगाट्रॉन। नेगाट्रॉन, ठीक है। अच्छा थॉमसन ने इसका नाम दे दिया नेगाट्रॉन, ठीक है, जिसे बाद में स्टोनी ने चेंज करा है किस पे? इलेक्ट्रॉन पे, जो आप पढ़ते हो आज। चलो छठा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तब कैथोड रे में, ये कैथोड रे है, कैथोड रे में उसके सामने, ठीक है, कोई हैवी वजन वाला आ जाए, कोई हैवी वजन वाला जिसका एटॉमिक मास बहुत हैवी हो, जैसे गोल्ड, लेड, ये जो हैवी वजन वाले होते हैं, तब ये सामने रख दिया जाए यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो कण है बच्चे, इससे टकराने के बाद एक नया कण देते हैं, एक नई कण पैदा करते हैं, और वो कण में कोई द्रव्यमान नहीं होता, ना तो द्रव्यमान होता है, ना चुंबक, ना बिजली के फील्ड में ये लोग विचलित होते हैं। ठीक है, तो जिस साइंटिस्ट ने ये चीज देखी थी उसे समझ नहीं आया कि क्या रखें, तो उसने इसका नाम रख दिया एक्स-रे। क्या नाम रख दिया? एक्स-रे। सुना है सब लोगों ने एक्स-रे? यस सर। जब मैथ में यूज करते हैं ना, जब कुछ ना पता हो तो उसका नाम क्या रख दो? एक्स। तो बस उन्हें कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया एक्स। तो आज तक नाम चला आ रहा है एक्स-रे। तो एक्स-रे में आप लिख सकते हो नीचे, कोई चार्ज नहीं होता, कोई द्रव्यमान नहीं होता, सिर्फ ऊर्जा होती है। ठीक है, ऊर्जा कैसी होती है? इस बहुत कम वेवलेंथ की होती है। ठीक है,
बहुत कम वेवलेंथ वाली होती है, छोटी वेवलेंथ की ऊर्जा होती है, बहुत ताकतवर होती है, ठीक है, पेनिट्रेट कर सकती है, मतलब छेद सकती है। आपको पता है एक्सरे लेते हैं लगभग लगभग आपकी हड्डी तक पहुंच जाती है, ठीक है। सर हड्डी को एक्सरे बस हड्डी को ही नहीं छेद पाती, वरना हड्डी को भी छेद दे। तो ये बताओ अब इलेक्ट्रॉन की खोज तक सारा दिक्कत, कोई किसी को कुछ भी? नो सर सर नो। एक्सरे पर कोई आवेश नहीं होता है। आवाज नहीं आई बच्चे? सर एक्सरे पर कोई आवेश नहीं होता है। एक्सरे में कोई आवेश नहीं होता, लिख लो। अगर आवेश नहीं है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई विचलन नहीं दिखाएगा, है ना। आवेश होगा तभी तो विचलन दिखाएगा, उसमें खुद पे आवेश नहीं है, कोई द्रव्यमान नहीं है, सिर्फ ये ऊर्जा होती है। मैंने आपको बताया था, जैसे ऋषि मुनि 5 कण मानते हैं, ऋषि मुनि 5 कण मानते हैं कि भाई 5 कण कह रहा हूं, सॉरी, आग पानी से इंसान बना रहता है, ऐसे कुछ तत्व जो होते हैं। तो साइंटिस्टों में मानना है कि या तो कण है या तो ऊर्जा है, या तो कण है या तो ऊर्जा है। तो जैसे कैथोड रे कण थी और ये क्या है, एक्सरे ऊर्जा है। तो याद रखना एक्सरे कैसे पैदा की जाती है। कैथोड रे को किसी हैवी एलिमेंट के साथ, हैवी एलिमेंट मतलब उसका मास बहुत ज्यादा हो, एटॉमिक मास उसका बहुत ज्यादा हो, उससे टकराने के बाद निकाली जाती है। अगर आप आज एक्सरे वगैरह करवाने जाते हो तो वहां पे यही होता है, वहां पे एक ट्यूब टाइप होती है अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब, वहां पे कैथोड रे निकाली जाती है और कैथोड रे को बकायदा इसमें टकरा के एक्सरे पैदा की जाती है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे किसी को दिक्कत तो नहीं है? कोई 11th वाला कोई 12th वाला जो भी है, मतलब नोट्स नो सर। ऐसे चल जाएगा? हाँ सर। चलो अब डाल दो आप लोग हेडिंग। क्या डालेंगे आप लोग? इस डायग्राम को ऐसे रहने देंगे। और छोड़ना नहीं है, फिर अच्छे से प्रॉपर्टी लिख लेना है। 11वीं क्लास वाले जो 12वीं क्लास वाले वो तो जरूर लिख लेंगे, ठीक है, आपके स्कूल के एग्जाम में आ सकता है। ठीक, गुण बताओ। चलो अब डालो नंबर 2। क्या डालना है? एनोड रे एक्सपेरिमेंट, और ब्रैकेट में डालेंगे हम लोग किसकी खोज कर रहे हैं? प्रोटॉन की। चलो ठीक है, डायग्राम सेम है क्योंकि हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे हैं, ठीक है। डायग्राम सेम है क्योंकि हम उसी ट्यूब में काम कर रहे हैं, उसी नली में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब साइंटिस्टों को जैसे 1860 के आसपास जे.जे. थॉमसन को इलेक्ट्रॉन मिला, ठीक है, तो भाई चहल पहल मच गई। अब साइंटिस्टों ने सोचा कि कोई ऋणात्मक चार्ज वाला, ऋणात्मक नेगेटिव चार्ज आपके पास कोई कण है, तो जहां नेगेटिव है वहां तो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो बैलेंस बनता है। इसे तुक्का कह लो, थोड़ा सा दिमाग कह लो, कुछ भी कह लो, है ना, कि भाई बैलेंस बनाने के लिए दोनों चार्ज चाहिए होगी। तो नेगेटिव भी कह लो, कब नेगेटिव मिला है तो पक्का पॉजिटिव भी होगा। तो पॉजिटिव ऐसा नहीं कि पहले मौजूद नहीं था, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में पॉजिटिव मौजूद था, बस ध्यान नहीं दिया गया था। अब की बार इन्होंने क्या करा, नली में ये जो इलेक्ट्रोड है थोड़ा सा इधर पास लगाया, ठीक है, पास लगाया। पास लगाने के बाद उन्होंने क्या करा कि इसे छिद्रित कर दिया थोड़ा सा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ये आपको होल समझ में आ रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो इंग्लिश में कहते हैं परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब छेद, ठीक है। ऐसा ऐसा समझ सकते हैं, जो कमल वो खाया ना लोगों ने, जो कमल वाले बीज होते हैं, ऐसे निकाल निकाल के खाते कि नहीं खाते? खाए सब लोगों ने?
अरे नहीं खाया यार, कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? मतलब आप तो देसी लोग, कैसे नहीं खाते? मैं तो खाया तालाब से निकाल के, ठीक है, उसी के मखाने वगैरह भी बनते हैं शायद, तो ऐसे उंगली से पॉप करना पड़ता है और बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो एक ऐसे तो मान लो कि कोई प्लेट है उसमें 6 बना रखे हैं, तो अब बैटरी वही हाँ रखा। क्या बच्चे? हाँ सर, आगे बोलिए। हाँ, मिलते हैं तालाबों में। तो सेम चीज थी, बस एनोड को पास कर दिया, अभी भी कैथोड रे तो निकलेगी, ठीक है। इस बार हमने क्या करा, सॉरी इसे नहीं, कैथोड रे को पास कर दिया और एनोड को हमने क्या कर दिया, ये जो सॉरी हमारी जो कैथोड थी उसे ऐसे छेद कर दिया, ठीक है, उसे छेद कर दिया। अभी भी बच्चे नेगेटिव टर्मिनल है, अब नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन तो अभी भी निकलेंगे कैथोड रे, जैसे ऊपर करा था कैथोड रे में, तो यहां से जो जाएगा वो नेगेटिव चार्ज वाले जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाले जाएंगे। तो यहाँ स्क्रीन में आपको चमक पैदा मिलेगी, यहाँ पे बिल्कुल मिलेगी। लेकिन आप अलग अलग बुक में देखो, मैंने नेगेटिव साइन किधर लिया है, इसलिए बुक में इधर से उधर भी पलट सकता है, तो नेगेटिव साइन को ध्यान देना, ठीक है। अब होगा क्या, एनोड की तरफ से, एनोड की तरफ से एक रे निकलेगी ऐसे, और इन छेदों में से निकलती हुई, अलग कलर ले लेते हैं थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। आपको वैसे दिखेगा तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि कलर दिखेगा, बट फिर भी नीला कलर समझ में आ रहा है, ठीक है। इधर की तरफ निकलेगी, किधर की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ जाएगी और इन छेद से पार होते हुए यहाँ टकराएगी, और इधर तरफ मंद लाल प्रतिदीप्ति होगी, प्रतिदीप्ति होगी, मंद लाल प्रतिदीप्ति होगी, ठीक है। ये चीज पहले भी निकल रही थी, ऐसा नहीं कि अब नया पैदा कर दिया हम लोगों ने, ये कैथोड रे के वाले टाइम पे भी निकल रही थी, लेकिन साइंटिस्टों ने ध्यान नहीं दिया, सारा एक्सपेरिमेंट वही था, बस कैथोड वाले को, ये कैथोड है और ये एनोड है, तो कैथोड रे वाले को बस इस बार हमने परफोरेटेड कर दिया, छिद्रित कर दिया, लिख लेना ब्रैकेट में छिद्रित, ठीक है। तो अब गुण क्या मिलेंगे, पहले तो ये बताओ एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि नहीं? यस सर, ठीक है, एक्सपेरिमेंट समझ में आया, तो चलो गुण बिल्कुल लगभग जैसे ही एनोड के कैथोड रे वाले थे वैसे ही एनोड के थे, गुण बिल्कुल सेम है। गुण क्या है हमारे, सीधी लाइन में तेजी से चलना, परछाई बनाना, सीधी लाइन में तेजी से चलना, परछाई ये भी बनाएंगे, इनके पास भी द्रव था, इनके पास भी काइनेटिक एनर्जी थी, सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ भी बढ़िया था, ठीक है। और तब हम लोगों ने क्या कहते हैं, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगा दी इस जगह और इस जगह, तो ये लाइन, ये जो रे है मुड़ गई, फील्ड की तरफ मुड़ गई, नेगेटिव, अगर ये कहां पे मुड़ी, किस फील्ड की तरफ मुड़ेगी ये बता दो जल्दी से। तो बच्चे जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मान के चलो ये है पॉजिटिव फील्ड, मतलब बैटरी का पॉजिटिव वाला हिस्सा, ये है नेगेटिव वाला हिस्सा, तो जो ये बैटरी जो आपकी रे थी, किरणें थी, ऐसे नेगेटिव वाले हिस्से की तरफ मुड़ गई, नेगेटिव वाले हिस्से की तरफ मुड़ गई। तो इससे आपने क्या ऑब्जर्वेशन करा, क्या आपको रिजल्ट मिला इससे, कि इनके ऊपर कौन सा आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश 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 है, पॉजिटिव चार्ज है, चलो बढ़िया, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अब एक चीज हो गई बड़ी इनके साथ, तब इन्होंने Q/M निकाला बार बार। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था Q/M आपकी बहुत काम की चीज है, मतलब खोजो में मेन रोल प्ले कर रहा है इसमें। तो Q/M निकाला इन्होंने तो बहुत कम आया, वाज वेरी लो,
क्यू बटे कम आया तो इससे क्या पता चलता है आपको? अगर मैं आपको कह दूं किसी का क्यू बटे कम बहुत कम आ रहा है तो इससे क्या पता चलता है आपको? सर उसका द्रव्यमान कम होगा। अच्छा, क्यू बटे एम, तो द्रव्यमान कम हुआ या ज्यादा हुआ? नहीं ज्यादा सर, होगा। आवेश कम होगा। आवेश कम होगा, आवेश से तो कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन का आवेश बराबर बराबर मान के चलो। द्रव्यमान कम होगा तभी तो, द्रव्यमान ज्यादा होगा तभी तो क्यू बटे कम आएगी, लो। इसका मतलब दैट इज मास जो था इज वेरी हाई। मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान बहुत ज्यादा। चलो ये पॉइंट मिल गया, ओके। अब दिक्कत एक और पैदा होगी कि जो क्यू बटे एम थी हर बार गैस के साथ बदल रही थी। लाइन लिख दो जरा, क्यू बटे एम, ठीक है, क्यू बटे एम फिक्स नहीं थी, वो गैस पे निर्भर कर रही थी। जैसी गैस डालेंगे उस हिसाब से क्यू बटे एम आ रहा। लिखो जरा ये लाइन, बिल्कुल स्टोरी के बाद तो पढ़ेंगे और एकदम आराम से चलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। ऐसी स्टोरी में चलेंगे, स्टोरी में खोज कर देंगे बोलते बोलते, ठीक है? हो गया, लिख लिया? हाँ सर। ठीक है यस सर। ओके। अब हर बार अलग अलग आ रही थी, उन्होंने सोचा ये क्या दिक्कत है, तो इसका रीजन क्या था, क्यों अलग अलग आ रही थी? सुनो, यहां से तो नेगेटिव बैटरी के सिर्फ पहले तो कैथोड वाले में इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो हर बार सेम आ रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा था, अब आप जो भी गैस डालो, सपोज करो पहले मैंने क्या भरा, मैंने नाइट्रोजन गैस भरी थोड़ी सी, तो नाइट्रोजन है N2। जैसे ही आप इसे बिजली में डालोगे, यहाँ तो 10,000 वोल्टेज का करंट है, 10,000 वोल्टेज पे बच्चे उनका आयनाइजेशन हो जाता है। आयनाइजेशन मतलब पहले सुखाया था, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाता है। तो N2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के भागा, तो ये क्या बन गया? कैटायन बन गया, धनायन यस सर। बन गया। चलो माना Yes, ये धनायन जो है यहाँ एनोड से कैथोड की तरफ तेजी से भागा और जाके स्क्रीन में टकराया और चमक पैदा कर दी। चलो ठीक है, नंबर 1 इसका क्यू बटे एम कुछ आएगा, क्यू बटे एम कुछ आएगा इसका क्यू बटे एम इसके मास पे डिपेंड करेगा, इसके द्रव्यमान पे। अब नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है, इसका चार्ज कितना है, देखो 1 मान लो, ठीक है। इसका चार्ज कितना होगा? अच्छा चलो बताओ क्यू कितना आएगा, इसकी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, कौन बता रहा है? 7। चलो जितना चार्ज है उतना मान के चल लेते हैं, सपोज करो 1 है। वैसे तो होता है Z एटॉमिक नंबर और इन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये भी चलो हम सब छोड़ देते हैं, अभी सब छोड़ देते हैं। इसका मास तो अलग होगा, मास सबको पता है कि सर 84 इसका मास 28 होता है, 28 मास तो पता 84 है। आएगा सर, क्यू का मान 84 आएगा। क्यू का मान अभी छोड़ दो, मैं कह रहा हूं छोड़ दो, मास तो सबको पता है 28 होता है। जी सर। चलो अब दूसरी दफे में मैंने भर दी इसमें ऑक्सीजन गैस, इतने ज्यादा 10,000 वोल्टेज में, फिर से इसका आने समझ आएगा, O2 पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन अलग। अब ऑक्सीजन का मास कितना होता है O2 का? 1/32। यस सर। हर बार क्यू बटे एम अलग अलग आ रहा है, तभी तो अलग अलग वैल्यू मिल रही थी। तभी मैंने लाइन लिखवाई है कि इसमें क्यू बटे एम की वैल्यू फिक्स नहीं थी, हर बार गैस के साथ बदल रही थी, हर बार गैस के साथ बदल रही थी। तो फिर आप पूछ सकते हो सर फिर प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, फिर प्रोटॉन की खोज कैसे हुई? तब हर बार क्यू बटे एम अलग आ रहा था, और अब जब क्यू बटे एम की वैल्यू अलग अलग आ रही थी तो जो इसकी चमक थी, एक लाइन और लिखो कि चमक जो है वो गैस पे निर्भर करेगी।
जैसी गैस आप डालोगे वैसी चमक उत्पन्न होगी। कैथोड में तो चमक इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रही थी, और आपका मेरा सबका इलेक्ट्रॉन सेम है, तो सेम चमक आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जैसी गैस आप भरोगे वैसी चमक आएगी। ये लाइन सबको क्लियर है? इस लाइन में किसी को दिक्कत? यस सर। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं इसमें। Q/m फिक्स नहीं था, तो फिर सर प्रोटॉन की खोज कैसे हुई? अरे प्रोटॉन की खोज करने में क्या है? प्रोटॉन की खोज करने में क्या है? यहाँ पे भर दो गैस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? भर दी, इसका भी आयनाइजेशन कराओ, ये बनेगा H+ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन में, तो वो बाहर। अब ये H+ का Q/m आपने निकाल लिया, H+ का Q/m आपने निकाल लिया। अब H इसकी जो Q/m की वैल्यू थी, इसकी जो Q/m की वैल्यू थी वो सबसे अलग होगी, सबसे ज्यादा होगी। Q/m इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जितनी भी गैसेस इन्होंने ली थी सबसे ज्यादा होगी। क्यों सबसे ज्यादा होगी? क्योंकि इसका मास जो है, द्रव्यमान सबसे कम है। यस सर। इस है ना, सबसे कम है, इससे हल्का क्या होगा? तो बस इससे फिर उन्होंने मान के चल दिया कि ये भैया प्रोटॉन है। क्या है ये? प्रोटॉन। ऐसे प्रोटॉन की खोज हुई है। तो समझ में आ गया प्रोटॉन की खोज? ठीक है, प्रोटॉन की खोज समझ में आ गई कि कैसे हुई? गुण समझ में आ गए। कैथोड रे के गुण क्या होते हैं? एनोड रे के, सॉरी, सारे गुण सेम है एनोड रे के। बस हाँ सर। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बात लिखवाई है, एक तो Q/m उसमें फिक्स आ रहा था, इसमें फिक्स नहीं आ रहा था, इसमें गैस पे निर्भर कर रहा था। वहां पे Q/m गैस पे निर्भर नहीं कर रहा था, यहाँ पे निर्भर कर रहा था। बस ये याद रखना है आपको। यही चीज अब एग्जाम में पूछ सकता है, इसी से जुड़ी हुई सवाल पूछ लेता है। अब सबको पता है सीधी चलती है, अगर ये एनोड रे पॉजिटिव चार्ज वाली है तो इलेक्ट्रिक बिजली विद्युत के कारण ये नेगेटिव की तरफ भागेगी। सबको पता है ये सब छोटी छोटी बातें। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? और याद रखना है, लेकिन एक चीज हमें याद रखना है कि कैथोड रे में आपके इलेक्ट्रॉन बैटरी वगैरह से निकले थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बैटरी से कुछ नहीं निकला। यहाँ पे जो आपके धनायन बने हैं आपकी गैस की वजह से बने हैं, धनायन बने हैं जो आपकी गैस की वजह से बने हैं। ठीक है, और ये चीज रिएक्शन होती है, ये चीज रिएक्शन होती है तब आप एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये रिएक्शन वहां पे होती है सूर्य की वजह से, जैसी कोई नई रिएक्शन नहीं है। ठीक है, चलो नंबर 2 हो गया। नंबर 3 लगा दो। नंबर 3 क्या करना है? किसकी खोज करनी है हमें? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डाल दो फिर जल्दी से हेडिंग। अरे ये तो लिखा ही नहीं हम लोगों ने, इसमें लिख लो इसकी खोज ये एक्सपेरिमेंट किसने करा था? गोल्डस्टीन ने। एक्सपेरिमेंट किसने करा था? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने नाम नहीं दे पाया था, ढंग से पहचान नहीं पाया था, क्योंकि बस उसने पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल बोल दिया था। तो नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। लिखो इसे जल्दी से। और रदरफोर्ड ने ही शब्द दिया था ये प्रोटॉन वाला, ये शब्द रदरफोर्ड ने ही दिया था प्रोटॉन वाला। स्टार्ट करें, चलो नंबर 3। इसकी डिस्कवरी न्यूट्रॉन। ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लगभग कब हुई थी? 1932 में बाय चार्विक, जेम्स चार्विक नाम था, चार्विक। ठीक है, चार्विक के द्वारा हुई थी 1932 में। सोच रहे हो 1932, अभी हमने इसके 100 साल भी नहीं मनाए हैं, अभी हाल फिलहाल में लगभग कह सकते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी वो 1860 के आसपास हुई थी, 60-65। और जो प्रोटॉन की जो गोल्डस्टीन वाली जो एक्सपेरिमेंट था वो लगभग 1880 या 88 के आसपास हुआ था। सोचो न्यूट्रॉन कितने साल बाद हुआ उसके,
न्यूट्रॉन लगभग 50-60 साल बाद हुआ, क्योंकि उस टाइम हमारे पास वैसे उपकरण नहीं थे। और आप सबने सीखा हुआ है, इतना तो पता है कि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। अब भाई साहब चार्ज वाले आवेश वालों को तो आप पकड़ सकते हो, उदासीन वालों को कैसे पकड़ोगे? ठीक है, तो उदासीन वालों को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। एक बार क्या किया चार्विक ने, एक्सपेरिमेंट करा। अब ये बता दो मुझे जरा, अल्फा पार्टिकल सबको पता है, सिखा दिया था कल की क्लास में अल्फा पार्टिकल के बारे में। हाँ सर। क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल? हीलियम का न्यूक्लियाई होता है, बेसिकली वो हीलियम का न्यूक्लियाई होता है जिसपे 2 पॉजिटिव का चार्ज होता है। उसके सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लो, हीलियम के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो वो अल्फा पार्टिकल बन जाएगा। बात क्लियर है? यस सर। हाँ, तो चार्विक ने क्या करा था? चार्विक ने करा था, एक लाइन लिखो, ठीक है। चार्विक ने बेरिलियम की फॉइल ली थी। बेरिलियम की फॉइल में अल्फा पार्टिकल की बौछार करवाई थी। इंग्लिश में कहेंगे बॉम्बार्डमेंट। बॉम्बार्डमेंट कैसे कराते हैं? ऐसे फॉइल लगते हैं और अल्फा पार्टिकल को बहुत तेजी से उस पे टकराते हैं, ठीक है, फेंक के नहीं मार सकते, ठीक है, ऐसे दिशा में रखते हैं, ठीक है। तो हिंदी में बौछार लिख सकते हो, इंग्लिश में बॉम्बार्डमेंट लिखते हो। तो बौछार करवाई थी, तब उस बौछार करवाने के बाद उन्हें एक कण ऐसा मिला था, एक ऐसी किरण मिली थी, ठीक है। चलो पहले बौछार करवाते हैं। बौछार करवाए अल्फा बेरिलियम का क्या एटॉमिक नंबर होता है, कौन बता रहा है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4। अरे यार आज ये ढक्कन क्यों गिर रहे हैं? ये ढक्कन इतने क्यों गिर रहे हैं? 4। और मास नंबर कितना होता है? 9। सबको पता है बात? हाँ सर। चलो अब अल्फा पार्टिकल की बौछार कराते हैं। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियाई। आप लिखना चाहो 2 पॉजिटिव तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं है, चार्ज का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल लिख लिया, इसे ब्रैकेट में डाल लेंगे अल्फा पार्टिकल, ठीक है। करवाइए हमने। आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने नाभिकीय रिएक्शन के बारे में सुना है? हाँ सर। नए बच्चों से पूछो जो 11वीं क्लास वाले हैं, नाभिकीय रिएक्शन में बच्चे क्या होता है? आप लोगों ने अब तक सीखा होगा कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिएक्शन में जाते हैं, लेकिन नाभिकीय रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। नाभिकीय रिएक्शन में प्रोटॉन और आपके जो नाभिक होते हैं, न्यूक्लियस और, ठीक है, ये सब रिएक्शन में जाते हैं, न्यूट्रॉन वगैरह। और इसके कारण क्या होता है? एक जो न्यूक्लियाई है दूसरे न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है। कार्बन नाइट्रोजन कार्बन में चेंज हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन में चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? लेकिन एक रूल भी होता है नाभिकीय रिएक्शन का कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यहाँ पे जितने कण उल्टे साइड में है उतने ही कण सीधे हाथ में होने चाहिए, बराबर। तो होता क्या था? आपने अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम में टकराया, ठीक है। कैसे निकालते हैं अल्फा पार्टिकल? कौन बताएगा? अल्फा पार्टिकल कैसे निकालते हैं? किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये डिस्कवरी हो रही थी, तो ये जो मैडम क्यूरी, बेक्यूरेल, रदरफोर्ड, ये सब रेडियो एक्टिव वाले में काम कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि ऐसे तत्व भी मौजूद हैं धरती में जो अपने आप ही बैठे बैठाए किरणें छोड़ते रहते हैं, और इन किरणों का उन्होंने नाम दिया था अल्फा बीटा गामा। सुना होगा आप लोगों ने इन किरणों का नाम, अल्फा रेस, गामा रेस, बीटा रेस, ये सब सुना है ना। तो अल्फा बीटा गामा किरणें उन्होंने नाम दिया था, और ऐसे तत्वों को उन्होंने बोला था कि ये रेडियो एक्टिव तत्व है। ये रेडियो एक्टिव तत्व है क्योंकि ये अपने आप बैठे बिठाए किरणें छोड़ते रहते हैं। तो ऐसे ही किरणों से हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल लिया। ज्यादातर उस टाइम किससे लेते थे हम लोग? पोलोनियम से। किससे लेते थे हम लोग? पोलोनियम से लेते थे। चलो यहाँ पे बस सारी जानकारी खत्म। अल्फा पार्टिकल को टकराया बेरिलियम में, टकराते ही बना कार्बन। अब इधर देखो 6 4 और 6 प्रोटॉन बराबर, यहाँ पे मान देखो 9 और 13 होना चाहिए, तो कार्बन में 12 है, तो एक निकला
न्यूट्रॉन। क्या निकला ये? न्यूट्रॉन। अब ये किरण जो निकली, अब जो ये किरण निकली तो चार्विक ने क्या करा, चलो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाते हैं। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा के देखा कि सीधी गुजर गई, ये बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। तो उसने समझा कि अरे इसमें तो कोई आवेश नहीं है लगता है, अगर आवेश होता तो ये विचलित होती, इसमें कोई आवेश ही नहीं है, तो ये न्यूट्रल चार्ज वाली किरण है। लेकिन टकराने पे इसने काइनेटिक ऊर्जा के साथ गर्मी पैदा करी। तब कोई भी बहुत स्पीड से अगर आप टकरा रहे हो, अगर आप बहुत स्पीड से भाग रहे हो, ठीक है, आपके अंदर द्रव्यमास है, आपके अंदर स्पीड है, तो आप जिससे टकराओगे वहां थोड़ा जहां पे भी आपका कोलिजन होगा वहां गर्माहट हो जाएगी, होगी, ठीक है। तो जिससे ये टकरा रहा था उसने ये इसे गर्म कर दिया। इसका मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक ऊर्जा है, द्रव्यमान है, सब कुछ है, ठीक है, बस आवेश नहीं है। तो इसने एक नाम दिया इसका न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया इसका? न्यूट्रॉन। और ऐसे न्यूट्रॉन की खोज हुई। न्यूट्रॉन में क्या, जो आपका आवेश है वो कैसा होता है? उदासीन, ठीक है। और द्रव्यमान, इसका मास मैं लिखवा चुका हूं आपको, इसका मास मैं लिखवा चुका हूं, वो लिख लेंगे। अगर आपको एएमयू में लिखना है तो एएमयू में कितना होता है? 1.00, लगभग आप मास ऑफ प्रोटॉन मान सकते हो, प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। अब बात समझ में न्यूट्रॉन की कैसे खोज हुई? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? हिंदी में लिख सकते हो ऊपर अपने नोट्स में कि इसमें कोई चार्ज ना होने के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में विचलित नहीं होता। चलो, अब इन तीन के अलावा, इन तीन जो मैंने आपको आज खोज पढ़ाई है, इसमें किसी को मुझसे कुछ पूछना है? बताओ जल्दी से। कुछ समझ नहीं आया? नो सर। बाकी बच्चे भी, कोई भी, ठीक है। रोहित, मोहित, निशा, शांत, कुछ भी जो समझ ना आया हो कि हाँ सर मैंने देखो लिखवाया, कम मैं मानता हूँ मैंने लिखवाया था, लेकिन आप बड़े बच्चे हो, अपने हिसाब से नोट बनाओगे अच्छे से, काला नीला इस्तेमाल करके, ठीक है। तो मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा जिसमें से आपको ये लिख सकते हो लाइन। लेकिन जो मैंने लाइनों लिखवाई है उसमें मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा है, तो उसे याद रखना। अब वो इसी में यही पूछा जाता है, छोटी छोटी बातें, उसका चार्ज, उसका आवेश वगैरह, ये सब कोई मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ विचलित होंगी, नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ, ये सब नहीं पूछे, सब पुरानी बातें हो गई। चलो, अब आपकी सारी खोज हो गई, अब सारी खोज होने के बाद अब क्या आता है भाई? इन कणों के बारे में तो बताओ कि इनकी अरेंजमेंट कैसे हो रखी है, ये भी तो बताना पड़ेगा हमें। तो अरेंजमेंट के लिए एक शब्द फिर हम लोगों के पास क्या आने लग गए? मॉडल आने लगे, एटॉमिक मॉडल। हम लोगों ने उसका नाम दिया एटॉमिक मॉडल आने लगे। इसे मिटा दो। यस सर। ठीक है, और एक्चुअल में जब आप मॉडल आने लग गए ना बच्चों, तभी हमें किसी उदासीन के बारे में जरूरत महसूस हुई कि ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जो उदासीन हो, तो जाके फिर न्यूट्रॉन पे खोज चालू हुई, ठीक है। तभी न्यूट्रॉन सबसे आखिरी में खोज हुई। तो अब टॉपिक डालेंगे हम लोग एटॉमिक मॉडल। हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है, एटॉमिक मॉडल। चलो, छोटी क्लास में आप लोगों ने कितने मॉडल पढ़े? मैं 12वीं क्लास वाले बच्चों से नहीं पूछ रहा हूँ, 11वीं वालों से पूछ रहा हूँ। बता दो जल्दी से, बेझिझक होकर बताया करो यार, खुल के बोलो कि आपने छोटी क्लास में 10वीं क्लास में किसी मॉडल के बारे में पढ़ा है आपने, तो मुझे समझा दो जल्दी से। बताओ, कोई बच्चे बताओ, जल्दी बताया करो, टाइम वेस्ट मत करा करो यार। सोचो हमने इतने में 3 डिस्कवरी खोज अभी पढ़ ली है, अगर आप लोग ऐसे साथ देते रहो तो बहुत जल्दी लिख ले रहे, ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीके से बिना स्पीड को भगा है, एकदम मस्त तरीके से सिलेबस को, बस आपका साथ चाहिए। अब बोलते रहो, आंसर करो जल्दी से, जो मैं सवाल पूछूं तो
आंसर करो, नहीं आता तो बोल दो सर नहीं पढ़ा, है ना ब्रजमोहन? सही बात है। तो बताओ ब्रजमोहन, आप लोगों ने क्या पढ़ा? थोड़ा बहुत किसी मॉडल के बारे में पढ़ा हो, सुना हो कभी? बोर परमाणु मॉडल, नील्स बोर परमाणु मॉडल। इसके बारे में? नील्स बोर परमाणु मॉडल। हाँ, नील बोर का मॉडल। देखो चलो एक मॉडल का नाम तो आया, बोर का मॉडल, ठीक है, बोर का मॉडल। और बोर के मॉडल से पहले, बोर के मॉडल से पहले आपने किसी का नाम सुना? थॉमसन का। देखो मॉडल तो बहुत है, मॉडल तो बहुत है, मॉडल डाल्टन। बहुत आने पे फिर हम लोग उन बहुतों को नहीं पढ़ते क्योंकि वो ज्यादा कामयाब नहीं हुए, ठीक है। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें थोड़ा बहुत, तो सबसे पहला मॉडल आया, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी। तब उसने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, तो उसने फिर अपना मॉडल भी दिया। तब जैसे प्रोटॉन की खोज हो गई थी, प्रोटॉन की खोज शायद उसी के शिष्य ने करी थी। प्रोटॉन की मतलब नाम प्रोटॉन रदरफोर्ड ने दिया था, और मैं श्योर नहीं हूँ जहां तक है, लेकिन उसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे, रदरफोर्ड उन्हीं का ही जूनियर था। जूनियर मींस उन्हीं के अंडर पीएचडी वगैरह करने आए थे, ठीक है, या उनके साथ काम करने आए थे बेसिकली। तो थॉमसन ने अपना मॉडल दे दिया, जे थॉमसन मॉडल, ठीक है। इस थॉमसन मॉडल का नाम क्या था, कौन बताएगा? इस थॉमसन मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल हिंदी की बुक में, हिंदी वाली बुक में या इंग्लिश की बुकों में, जो फॉरेन ऑथर की बुक होती है, उसमें लिखा रहता है प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। आप लोगों ने केक देखा होगा, ऐसा आता है छोटे छोटे केक 5-5 रुपए वाले, ठीक है, वो जो ऐसे कप केक की तरह जो कप की शेप में होते हैं, तो उसके ऊपर वो लोग लाल लाल दाना ऊपर लगा देते हैं। ये चीज देखी है सब लोगों ने? चेरी। यस सर। चेरी, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्लम पुडिंग वगैरह। पुडिंग मतलब होता है बेसिकली केक या रोटी जिसके ऊपर चेरी डली हुई। तो फॉरेन राइटर प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं इसे, और इंडियन राइटर इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, तरबूज, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था जेमिनी थॉमसन का, बिल्कुल मतलब एक तो बिना एक्सपेरिमेंट वाला मॉडल, कोई उसका एक्सपेरिमेंटल साक्षात्कार नहीं था, कोई वैल्यू वगैरह नहीं थी, जस्ट हाइपोथेटिकल मॉडल था। हाइपोथेटिकल मतलब भाई अपने मन से बना लेना। तो उन्होंने ये कहा था, सिंपल सी लाइन है, 2 लाइन की मॉडल था। उन्होंने ये कहा था कि आपका पूरा जो एटम है, वो पॉजिटिवली चार्ज से है, ठीक है। जो पूरा आपका एटम है, ठीक है, ये मान लो रोटी में ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज, चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, पूरा पॉजिटिव चार्ज का है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज में जड़े हुए हैं, जैसे बीज जड़े होते हैं ना तरबूज में, वैसे जड़े हुए हैं। चारों तरफ बराबर मात्रा में फैले हुए हैं। और उन्होंने क्या कहा था कि जो भी ऋणात्मक आवेश, ठीक है, और जो धनात्मक आवेश है, दोनों बराबर है, ठीक है। पॉजिटिवली, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, हिंदी में भी बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप दोनों सीखो। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इक्वल टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कण, चार्ज मतलब आवेश, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, और पार्टिकल मतलब कण, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश अब दोनों कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, दोनों चीजें चल रही हैं। पॉजिटिवली चार्ज दोनों बराबर है, इसी के कारण जो आपका जो एटम है विद्युतीय उदासीन है, न्यूट्रल है। अब कोई चीज में पॉजिटिव बराबर हो, नेगेटिव बराबर हो, तो हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, विद्युतीय उदासीन, ठीक है। कुछ बातें अच्छी थी इनकी, समझाने में कामयाब भी हुए, बिल्कुल समझाने में कामयाब हुए।
ये आसानी से समझाने में कामयाब हुए कि जब कोई रिएक्शन होती है, आप लोगों ने देखा होगा सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करके बनाता है NaCl, बनाता है। यस सर। तो इसमें होता क्या है, जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर किसी को दे देता है, मतलब क्लोरीन को दे देता है, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन द्वारा अपना लिया जाता है। तो ये दो आएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और ये क्लोरीन द्वारा अपना लेगा। तो इनकी बात भी सही थी कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जड़े हुए होते हैं और ये आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो नहीं जाते कभी किसी में से। तो ये बात तो उन्होंने अच्छे से समझा दी थी, ठीक है, आयनाइजेशन वाला कंसेप्ट उन्होंने समझा दिया था, लेकिन बाकी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और भी चीजें होती है। इसके बाद उनके जो जूनियर थे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा। तो रदरफोर्ड ने बोला कि सर ये रहा रिजल्ट, मैंने तो एक्सपेरिमेंट करा है, ये रहा रिजल्ट, अब इस रिजल्ट को आप अपनी थ्योरी जो आपने दी है उसके माध्यम से मुझे समझा दो। तो भाई साहब वो तो हाइपोथेटिकल थ्योरी, घर में बैठे बैठे सोच के बनाई गई थ्योरी थी, तो ये कैसे समझाते? तो वहां पे जे थॉमसन हो गया फेल। तो जे थॉमसन के मॉडल पे मेंस नीट किसी में क्वेश्चन नहीं पूछता। इवन इसके बाद जो रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे वो भी 10वीं क्लास में बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। रेजोनेंस में 10वीं क्लास के बच्चे पढ़ लेते हैं जो एमपीएससी की तैयारी करते हैं, लगभग बोर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी बोर के न्यूमेरिकल आते हैं अच्छे से नीट मेंस सभी में, तो वो भी हम देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो इसके आपसे पूछता है इसकी लिमिटेशन क्या रही, ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन क्या रही होगी? क्यों लिमिटेशन ये रही कि जो आने वाली डिस्कवरी थी, जैसे रदरफोर्ड ने जो डिस्कवरी करी थी, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट निकाले थे, उसे समझा नहीं पाया, फेल हो गए। भाई समझाओ ना, मैंने तो एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट दिया, आपके सामने ये रहा रिजल्ट, अब अपनी थ्योरी के माध्यम से जो आपने थ्योरी दी है उसे समझाओ मुझे। इसकी थ्योरी के हिसाब से इसने बोला है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो चारों तरफ फैला हुआ है। आगे चल के आप लोगों ने सबने पढ़ा है रदरफोर्ड के बारे में, तो रदरफोर्ड ने बोला था कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो सिर्फ छोटी सी जगह में होता है न्यूक्लियस के अंदर, है ना, बाकी पूरा एटम खाली होता है। ये सब तो आप जानते हो बेसिक बातें, क्यों ब्रजमोहन? बात ठीक है, समझ में आया जे थॉमसन मॉडल क्यों फेल हुआ? हाँ सर समझ में आ रहा है। चलो बढ़िया, समझ में आना चाहिए चीजें, समझ में नहीं आएंगे तो फिर फायदा क्या है आप उनका यहाँ पे होने का, है ना? तो अब दूसरे नंबर पे डालो आप रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, अच्छा ये बताओ कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? कैनाल मतलब होता है सुरंग, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? पता नहीं सर। तो आई एम सॉरी, मुझे बताना था, मैं भूल गया बताना। जो हमने एनोड रे एक्सपेरिमेंट करा था नंबर 2, ठीक है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो कैथोड में छेद कर दिए थे सुरंग से, तो जो आपकी रे होती है उन सुरंग से निकल के टकराती है, तो उन्हीं का ही नाम कैनाल रे एक्सपेरिमेंट था। वहां पे लिख लो कि इसे कैनाल रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, सुरंग, कैनाल मतलब होता है सुरंग। तो जो एनोड रे एक्सपेरिमेंट करा था उसी को ही लिख लो कि कैनाल रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। चलो अब डाल दो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट डाल दो जल्दी से ऐड। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या करा था? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत फेमस है, किस नाम से भी फेमस है? अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है। उनने क्या किया था? उनने गोल्ड की फॉइल ली थी। गोल्ड की फॉइल मतलब गोल्ड की पन्नी, बहुत पतली बनाई थी, जितना हो सकता था उतनी पतली बनाई थी। तो आप कहोगे सर गोल्ड की ही क्यों ली? बच्चे तो वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने गोल्ड के साथ नहीं करा था,
ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली उन्होंने बहुत पहले किसी और के साथ भी करा है, एल्यूमिनियम के साथ भी करा था, सबके साथ करा था। तो अच्छे रिजल्ट उन्होंने गोल्ड के साथ मिले। तभी हम लोग गोल्ड की फॉइल के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कि सीधा गोल्ड पे पहुंच गए उन्होंने, इससे पहले एल्यूमिनियम पे ट्राई भी किया था और भी मटेरियल पे भी ट्राई किया था, लेकिन गोल्ड पे अच्छा रिजल्ट आया तो इसलिए गोल्ड पढ़ते हैं। और गोल्ड पे अच्छा रिजल्ट आने का कारण भी ये है कि गोल्ड जो है सबसे मैलिएबल धातु है। मैलिएबल मतलब होता है कि हथौड़े से मार मार करके पन्नी बना, शीट बना, जितना पतला आप बना सकते हो उतना। तो गोल्ड के धातु को आप बहुत पतला कर सकते हो, इतना पतला कर सकते हैं कि ये जो पतली सी पन्नी बनेगी इसमें कम से कम नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 1000 एटम आ सकते, बस सीधी लाइन में 1000 एटम, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, बहुत पतला कर सकते हैं। तो इनके एक्सपेरिमेंट को क्या है, एक्सपेरिमेंट जल्दी से देख लो। कितना टाइम बचा है? 10 मिनट टाइम है ना। चलो एक्सपेरिमेंट देखो। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, पहले तो उन्होंने बॉक्स लिया। ये जो बॉक्स था ये लेड का बॉक्स था, ठीक है, लेड का बॉक्स क्यों लिया? लेड का बॉक्स जो होता है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो रेडिएशन को चारों तरफ नहीं आने देता। यहाँ पे उन्होंने रखा पोलोनियम। क्या रखा? पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम। क्यों रखा पोलोनियम? इससे पिछले बताया था मैंने क्यों रखा था पोलोनियम। पोलोनियम से हम लोग क्या ले रहे हैं? रेडियो एक्टिव है सर, रेडियो एक्टिव तत्व है वो। तो उससे क्या निकाल रहे हैं? अल्फा पार्टिकल, 4 अल्फा पार्टिकल। ठीक है, वहां से हम लोग अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं। अब इन्होंने क्या करा, ठीक है, एक पतली सी ऐसी स्लिट लगाई, ताकि जो आपकी रे है वो सीधी डायरेक्शन में सीधा आपके टारगेट पे जाए, जो भी आपका टारगेट है। ठीक है, और टारगेट में यहाँ पे क्या है? क्या है ये? सोने की पतली पन्नी। हाँ, गोल्ड फॉइल, और हिंदी में लिखेंगे सोने की पन्नी। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों चलेंगे ताकि हम सीख सके। और हम लोग ऐसा अपना टारगेट बनाएंगे कि लगभग 2 महीने बाद हम सारी चीजें इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा टारगेट बनाएंगे। चलो, पोलोनियम अल्फा पार्टिकल निकल गया, गोल्ड की पन्नी से टकराया, और अब सारी जो जितनी भी किरणें होती है सब अदृश्य होती हैं। तो आप उसका रिजल्ट कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे उन्होंने कवर कर दी, ऐसे कवर कर दी। क्या है ये? कौन बताएगा? फोटोग्राफी फ्रेम है फोटोग्राफी फ्रेम स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। मैंने बताया था आपको, जिंक सल्फाइड बहुत जहां से लाइट पड़ती है उसमें चमक पैदा करता है, बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, तो अब एक्सपेरिमेंट देख लो यहाँ पे जल्दी से। एक्सपेरिमेंट क्या किया था, जैसे उन्होंने रे छोड़ी तो क्या हुआ था, बहुत सारी लगभग जाके ठीक यहाँ पे पीछे, इसके ठीक पीछे टकरा रही थी, ठीक है, इसका रिजल्ट हम कल पढ़ेंगे। आज बस डायग्राम बनाओ क्या क्या हो रहा था। कुछ रे ऐसे भी टकरा रही थी इस तरफ ऐसे, ठीक है, कुछ रे लगभग 180 डिग्री के कोण से, 180 डिग्री का मतलब होता है ठीक वापस आ जाना, बॉल को फेंका और वापस आ गया। लगभग 180 डिग्री के कोण से वापस आ रही थी। यहां से रे जा रही है तो 180 डिग्री के कोण से वापस आ रही है। बहुत कम था ये अमाउंट, लगभग 20,000 किरणों में एक किरण, बहुत कम था जो 180 डिग्री से वापस आ रही है। ठीक है, समझ में आएगा? एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया कि क्या है एक्सपेरिमेंट? जी सर। ठीक है मोहित, एक्सपेरिमेंट समझ में आया? हाँ सर। कि क्या हुआ? हाँ सर। हाँ, ये लिया था पोलोनियम, रे गई थी यहाँ से स्लिट है, इसे कहते हैं स्लिट, ताकि जो रे है फालतू रे इधर वाली ना निकल, सिर्फ हमारे बीच से निकल के जाओ, हमारे टारगेट को गोली की तरह हिट करे। तो टारगेट थी गोल्ड की फॉइल। गोल्ड की फॉइल में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी रे लगभग पीछे जाके, यहाँ पर इस वाले एरिया में चमक बहुत ज्यादा थी, इस वाले एरिया में चमक बहुत ज्यादा थी,
इस वाले एरिया का मतलब होता है कि रे आपकी जो किरण है वो सीधी सीधी निकल गई पार करके, सीधी सीधी निकल गई। ठीक है, इस एरिया में चमक बहुत ज्यादा थी, कुछ इस एरिया में भी चमक मिली थोड़ी थोड़ी, मतलब इससे इधर जाते रहेंगे तो आपकी चमक घटती रहेगी, इससे इधर जाते रहेंगे तो चमक घटती रहेगी। और कुछ तो बिल्कुल 180 डिग्री पे मिली, कुछ यहाँ पे मिली होगी, कुछ यहाँ पे मिली होगी। ठीक है, मतलब सीधे पीछे के अलावा सारे चमक का एंगल कम होता है, मतलब नंबर कम होते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो रिजल्ट है वो हम कल लिखेंगे कि हम लोगों को इससे पता क्या लगता है। इसकी हर एक लाइन से बहुत कुछ पता चलता है। मैंने जितनी भी लाइन आपको बोली कि कुछ पीछे निकल गई, इसका भी एक रिजल्ट है, कुछ इधर निकल गई, इसका भी एक रिजल्ट है, कुछ डायरेक्ट आ गई, उसका भी एक रिजल्ट है। और इसी रिजल्ट के बेसिस पे उन्होंने अपना मॉडल दिया था, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, चलो न्यूक्लियस की खोज। समझ में आया? हाँ सर। सही जा रहे हैं हम लोग, मतलब स्पीड ठीक है? और तेज सर। और तेज करवाएं या ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, मतलब बच्चे कुछ नए भी है ना, धीरे धीरे करेंगे, टेंशन न लो। आज हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के 2 क्लासेस में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल भी कर लिए, हमने सारे पार्टिकल की डिस्कवरी भी कर दी, मॉडल पे पहुंच गए हैं, 2 मॉडल पढ़ने को, 3 मॉडल पढ़ने को आते हैं, फिर तो न्यूमेरिकल। ओके, चलो मिलते हैं फिर कल। अच्छा, अभी हमारे पास टाइम है ना, कितना टाइम है हमारे पास? आपकी 10:45 तक क्लास है। 5 मिनट है सर, 5 मिनट। हाँ तो बस फिर पढ़ते हैं, सॉरी मुझे लगा था कि टाइम कम है। ठीक है, फिर तो पढ़ते हैं। चलो उस वाले एरिया को बताते हैं। पढ़ते क्या है, 2 डायग्राम बनाते हैं। चलो एक ये डायग्राम हो गया, अब थोड़ा सा अंदर तक बना लेते हैं, थोड़ा सा अंदर तक बना लेते हैं। अंदर तक क्या बना लेते हैं कि ये एक एटम, ये एक एटम, ये एक एटम, ये एक एटम, ये एक एटम। ठीक है, ये गोल्ड के एटम। तो वो क्या रहा था, ऐसे करने, ये देखो बीच में क्या है, न्यूक्लियाई नाभिक। तो रे ऐसे जा रही थी, पास हो गई, यहाँ पे से कुछ नहीं मिला, टकराने के लिए पास हो गई। ठीक है, ये भी लगभग पास हो गई, ये भी ऐसे पास हो गई, ये भी ऐसे पास हो गई। ठीक है, ये भी ऐसे पास हो गई कि कुछ जाएंगी तो टकरा जाएंगी, कुछ जाएंगी तो ऐसे टकराएंगी। ठीक है, कुछ जाएंगी तो हो सकता है यहाँ से टकराए और यहाँ निकल जाए। इस सारे रिजल्ट मैं कल आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, कल सारे रिजल्ट बताएंगे। तो अभी से भी आप हाँ सर। हाँ सर, समझ में आ रहा है कि मैंने क्या बताया है? हाँ कुछ एंगल यहाँ पे बना टकराने के बाद, कुछ ऐसे बना, लगभग एक जो थे वो टकराए और यहाँ पे वापस भी आ गए। देखो ऐसे ये नाभिक के बारे में वापस भी आ गए। ठीक है, ये सब सारे रिजल्ट थे, ये सारे के सारे रिजल्ट थे। और जो रे है वो अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स है। और ये गोल्ड के मैंने एटम माने, ये गोल्ड के एटम माने। ठीक है, इसमें आप लोगों ने बस इतना पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत वो पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे इसमें भी एक न्यूमेरिकल आता है, इस पोर्शन में भी न्यूमेरिकल आते हैं, यहाँ पे भी हम करेंगे। मतलब आप ये मान के चलते हो कि आपकी अच्छी सी कहानी रदरफोर्ड से चालू होती है, रदरफोर्ड के बाद फिर बोर से चालू होती है, बहुत कुछ चालू होता है। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशन उतार लिया इसे। तो वो ऑब्जर्वेशन हम कल करेंगे, फिर क्या करेंगे, कल करेंगे। कि वो बीच में छूट जाएगा ना तो मजा नहीं आएगा, एक फ्लो में चलता रहेगा तो बड़ा मजा आएगा। चलो इसे उतार लो आप लोग, और उतारने के बाद फिर ओके सर। कल सिर्फ मुझे लिखना है ऑब्जर्वेशन कि आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, उससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये इसका मतलब क्या है कि कुछ यहाँ पे टकरा रहा है, और इसका मतलब क्या है कि कुछ पीछे टकरा रहा है, सबका मतलब क्या है। सर कुछ, हाँ बोलो सर। अरे कुछ जगह खाली है सर उसमें। हाँ बच्चे, यही सब ऑब्जर्वेशन है, ये सब आप ऑब्जर्वेशन हाँ पढ़ चुके सर। हो, मुझे पता है कि ये सब हाँ। ऑब्जर्वेशन पढ़ चुके हो, बिल्कुल पढ़ चुके हो। तो कल ये सर लिख ऑब्जर्वेशन में है कराने क्या? के बाद, इसके मॉडल कराने के बाद मैं आपको एक आध इस पे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, और न्यूमेरिकल आते हैं, मेंस में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं।
इसमें सर न्यूमेरिकल आते न्यूक्लियाई हैं, बता देना सर। इसमें न्यूमेरिकल ऐसा आता है कि जो आपका अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, इससे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्टेंस, न्यूक्लियस का साइज भी बताया था, ठीक है, एटम का साइज भी बताया था, और ये भी बताया था कि कोई अल्फा पार्टिकल है न्यूक्लियस के कितने पास तक जा सकता है, कितने पास तक जा सकता है, इसकी कैलकुलेशन, इसके न्यूमेरिकल भी आता है। इंग्लिश में कहते हैं इसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, हिंदी में बोलेंगे कि वो न्यूनतम दूरी जहां तक अल्फा पार्टिकल गोल्ड के न्यूक्लियस तक जा सकता है, इस पे न्यूमेरिकल आता है। टेंशन ना लो, कल की मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बहुत बड़ा मजा आने वाला है। ओके सर, चलो ओके। रिवीजन करते रहो, पढ़ते Okay, रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो। चलो बाय बच्चे, बाय। बस बाय सर।